नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुझे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपकी चैनल का नाम साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु है, तो क्या वैदिक ज्योतिष और साइंटिफिक ज्योतिष में अंतर है या अलग है या क्या है? ये भी सवाल पूछा गया था कि वैदिक ज्योतिष में जो राशि नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, ग्रहों की मैत्री होती है, दुश्मनी होती है, मित्रता होती है और बहुत सारी बातें होती है, तो क्या वो साइंटिफिक एस्ट्रो में नहीं है? तो मुझे लगा कि मुझे यह क्लेरिफिकेशन देना जरूरी है कि साइंटिफिक एस्ट्रो हकीकत में है क्या। तो आज के वीडियो का विषय यही है। तो इसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि वैदिक ज्योतिष तो है ही, उसमें कोई गलती नहीं है और वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो फिर साइंटिफिक एस्ट्रो क्या है, यह जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो भी वीडियो आपके सामने पेश करेंगे, सारे के सारे वीडियो में जो भी बात हम बताएंगे उसके पीछे का साइंटिफिक बेस, साइंटिफिक अभिगम हम पेश करेंगे ताकि आपको सच्चाई का पता चले। हमें यह आशा है कि आप कम से कम वैज्ञानिक अभिगम से अगर आप ज्योतिष जानेंगे या वास्तु जानेंगे, तो कई लोग हैं जो आपको कुछ न कुछ उल्टा सीधा बता के पैसे लूटने की कोशिश करते हैं या आपको डर बताते हैं, तो उससे आप बचें, क्योंकि सही जानकारी होने से यह आपको बहुत फायदा कराएगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वैदिक ज्योतिष में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, उस ग्रंथों में जो भी कुछ बताया गया है वह सारे के सारे वाक्य या श्लोक आदेशात्मक है। आदेशात्मक का मतलब यह हुआ कि ऐसे है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। उदाहरणार्थ, अगर ये दो ग्रहों की युति है तो इसका परिणाम ऐसा आता है, ये स्थान का यह ग्रह अधिपति है तो उसका परिणाम ऐसे आता है। हम क्या करते हैं, हम उसके पीछे जो रहस्य है, यानी कि यह क्यों कहा गया है, वह आपको बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी बात ज्योतिष की हो, उसमें कहीं ना कहीं कारण छुपे हुए हैं, क्योंकि पुराने जमाने में लिखा पट्टी इतनी होती नहीं थी, छपाई भी नहीं होती थी, तो उन्होंने बहुत कम शब्दों में, कम लिखाई में पूरा ज्योतिष शास्त्र आपके सामने रखा था। लेकिन हमने क्या किया, रट्टा मार दिया, शब्दार्थ कर दिया, उसका अर्थघटन नहीं किया, उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश ही नहीं की। अब यहां कुछ मैं सामान्य उदाहरण देता हूं। सबसे पहले ज्योतिष में आते हैं नक्षत्र। 27 नक्षत्र है और नक्षत्र के कई सारे गुणधर्म है, प्रत्येक नक्षत्र के कुछ गुणधर्म है। कई पुस्तकें लिखी गई है जिसमें नक्षत्रों के गुणधर्म के विवरण लिखे गए हैं, 2 पन्ने 4 पन्ने भर के लिखे गए हैं। आप कितना याद रखेंगे? सारे के सारे गुणधर्म एक साथ याद रखने में तो आसानी नहीं है। या तो हर बार आप पुस्तक उठा के उसको पढ़ेंगे नहीं, यह भी नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। हम यह बताते हैं साइंटिफिक अभिगम से कि इस नक्षत्र के ये गुणधर्म है, तो ये गुणधर्म कहां से आए और क्यों आए और कैसे तारण हुआ कि यह नक्षत्र के यही गुणधर्म होते हैं। उसी तरह राशियों में भी है।
राशियों के भी कई गुण धर्म होते हैं, प्रत्येक राशि के कुछ न कुछ अलग गुण धर्म होते हैं। तो सारे के सारे गुण धर्म पढ़ने या रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। मूलभूत कारण जो है कि इस राशि के ये गुणधर्म क्यों आए, कहां से आए और क्यों, अगर ये आप एक बार जान लेते हैं तो उसके बाद में आपको राशि पढ़ने की जरूरत कभी नहीं रहेगी। आपकी मेमोरी में ये छप जाएगा और आप जब भी जरूरत पड़ेगी उन गुणधर्मों का सही सही इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही अगर एक और बात बताऊं तो राशि नक्षत्र के बाद ग्रह भी आते हैं। देखिए, ग्रह डायरेक्टली कोई फल नहीं देते, इसीलिए साइंटिस्ट लोग बोलते हैं या कहते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ज्योतिष जैसा कुछ है ही नहीं। उनकी बात गलत भी नहीं है, क्योंकि ऊपर घूमने वाले जो ग्रह है वो अपनी अपनी हिसाब से अपनी गति में, एक ही गति में घूमते रहते हैं। उस ग्रह को नहीं मालूम कि इस आदमी को मुझे क्या फल देना है, इस आदमी को मुझे क्या फल देना है, इस आदमी को मुझे क्या फल देना है। उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है। अब तो आदमी भी ग्रहों पर पहुंच गए। तो क्या किया है हमारे पूर्वजों ने, यानी कि जो पुराने ऋषि मुनि थे, ज्योतिष थे, आचार्य थे, जिन्होंने हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों की रचना की है, उन्होंने ये सारा स्टडी किया कि अगर आकाश की स्थिति में यह राशि नक्षत्रों का ये समूह ऐसे बैठा है या इस स्थिति में है, तो इस स्थिति में जन्मे हुए जातक के गुणधर्म इस प्रकार के होते हैं। यानी कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जो कॉम्बिनेशन होता है राशि नक्षत्र ग्रहों का, अलग अलग स्थान पे होते हैं कुंडली में, उनका अध्ययन करके एक डेटा तैयार किया और वो हमें दिया है कि भाई ऐसे ऐसे नक्षत्र राशि ग्रह स्थान में होंगे तो यह गुणधर्म होने की संभावना है। और ये सही है, क्योंकि ये लैंग्वेज बनाई गई है जो उन्होंने कोडिंग में बताई, हम इसको डिकोड करना सीख लेते हैं और इसी माध्यम से हम ज्योतिष लोग फलादेश करते हैं या जातक के प्रश्नों का उत्तर देते हैं या उसके जीवन में जो कुछ घटनाएं बनने वाली है उसका अंदेशा देते हैं। अब एक दूसरा भी सवाल है कि नक्षत्र राशि, उसके बाद में आते ग्रह। तो ग्रहों के बारे में तो मैंने बता दिया, ऊपर वाले ग्रह तो कोई फल नहीं देता। अब इन सारों को स्थान स्थिति दर्शाने के लिए एक कुंडली बनाते हैं, या कुंडली एक नक्शा है जिसमें ग्रह, नक्षत्र और तारों की स्थिति दर्शाते हैं एक आकृति के द्वारा, आकृति के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन गिनो जो भी है। उसमें भी एक ऐसा है कि 12 स्थान है और हर स्थान में कुछ ना कुछ विषय फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो इसमें एक स्थान है चौथा, जिसको हम माता का स्थान कहते हैं या सुख का स्थान कहते हैं, या घर, गाड़ी, बंगला, उसका स्थान कहते हैं। अब मैं ये सवाल पूछ सकता हूं कि चौथा स्थान जो है वह माता का क्यों है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोई और स्थान में माता का विषय क्यों नहीं होता? तो दोस्तों, इसका संपूर्ण जवाब विज्ञान के माध्यम से हम दे सकते हैं। 12 के 12 स्थानों में कौन से विषय क्यों आए, कैसे आए, इसका जवाब या इसका उत्तर ज्योतिष के वैज्ञानिक अभिगम से दिया जा सकता है, आराम से दिया जा सकता है। तो वैज्ञानिक ज्योतिष वह चीज है जो एक बार आप जान ले, उसको समझ ले, तो आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिद्धांतों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्योतिष में इतने सारे सिद्धांत दिए गए हैं। अगर मैं सिंपल योग की बात बताऊं तो सैकड़ों योग दिए गए हैं, आप कितना याद रखोगे? कभी चेक कर लेना अपने आप में। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी मैं पूछ रहा हूं कि एक साथ में आप कितना याद रखते हो।
अगर आप वैज्ञानिक अभिगम से एक बार इस योग का जो रहस्य है कि ये योग जो होता है 2 ग्रह का, वो उससे क्या होता है, क्या क्या चीजें उसमें आपको मिलती हैं, अगर आपने ग्रहों को वैज्ञानिक ढंग से समझा है, ज्योतिष को वैज्ञानिक ढंग से समझा है, तो आपको इतने सारे सिद्धांतों को याद रखने की जरूरत ही नहीं रहती। आप सटीक फलादेश करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ज्योतिष में तो थोड़ा इधर उधर होता है, शायद 60-70% सही होता है तो 30-40% हो सकता है कि गलत भी हो। और इसके सामने मैं कहता हूं कि हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र इतना सटीक है कि गलती की गुंजाइश बहुत ही कम है, अगर आपने इसे सही ढंग से जाना है। दोस्तों, कई वीडियो में कई लोग ज्योतिष की खिल्ली उड़ाते हैं, कहते हैं ज्योतिष है ही नहीं। कहीं बड़े बड़े महापुरुषों ने भी ये कहा है, मैं अभी नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आती कि जो लोग, जो हमारे शास्त्रों में वेद के बारे में लिखा है, जो हमारे शास्त्रों में योग के बारे में लिखा है, सिद्धियों के बारे में लिखा है, उसको तो मान लेते हैं, लेकिन उन्हीं शास्त्रों में ज्योतिष भी लिखा है तो वो क्यों नहीं मानते? ये भी एक सवाल है बड़ा। इसका उत्तर हम दे सकते हैं। अब और एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि शायद ही आपको मालूम हो। मेडिकल साइंस में सबसे जो प्राचीन विद्या है वो है आयुर्वेदिक शास्त्र, जो अथर्ववेद से शुरू हुई है और वहीं से एक और वेद हुआ जिसमें हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में 8 प्रकार की चिकित्सा पद्धति दी गई है। और दोस्तों, इसमें एक चिकित्सा पद्धति का नाम है ग्रह चिकित्सा। ऐसे ही तो नहीं दी गई होगी, ऐसे ही नाम नहीं दिया गया होगा। तो ये सारी बातें जानना जरूरी है, तभी आप ज्योतिष को जान सकेंगे। हाँ, ये बात जरूरी है कि 100% ज्योतिष को जानना या पूर्ण ज्योतिष को जानना किसी के बस की बात नहीं है। ये एक इतना, जिसको हम बोलते हैं दरिया है, सी है, उसका थान या उसका बॉटम का पता लगना मुश्किल है, और इतना सारा जानना किसी के बस की भी बात नहीं है। जितना हम जानते हैं उतना ही है। दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष में कई पैथियाँ हैं, जैसे मेडिकल में पैथियाँ होती है, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक पैथी, यूनानी, वैसे ज्योतिष में भी अलग अलग है, जैसे जेमिनी है, केपी सिस्टम है, अष्टक वर्ग है, पर कहीं ना कहीं बेस एक ही जगह पे जुड़ा हुआ है। और कोई भी ज्योतिष सारी पैथियां नहीं सीख सकता, ये बात भी ध्यान में रखें। आप जितना सीख सकते हो, जितना जान सकते हो, उतना जानो, सही सही जानो, करेक्ट जानो, उतना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है और काफ़ी भी है। इससे भी आप सटीक और 100% करेक्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नमस्कार।